हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मज़ा आ रहा है पीजीबीपी में। आज हम लोग सेक्शन 28 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड पार्ट सेक्शन 28 का चार्जिंग सेक्शन का। चार्जिंग सेक्शन में आपको ये बताया जा रहा है कि पीजीबीपी हेड में कौन कौन से इनकम टैक्सेबल है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन received by a partner from firm to the extent allowed under section 40B to the firm। छोड़िए ये सब। एक पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को क्या क्या मिलता है, आप बताइए अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज के बेसिस पे। आप कहेंगे सर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, फर्म जो कमाती है उसका हिस्सा देती है। सैलरी देती है पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। होता है कि नहीं यही सब? फर्म का जो प्रॉफिट आता है, अगर उस फर्म में 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर में वो प्रॉफिट बांट दिया जाता है, राइट। और पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी उस प्रॉफिट पे 30% के हिसाब से टैक्स दे चुकी होती है, तो पार्टनर के हाथ में ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। आपको ये बात तो पता ही है कि पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो एग्जेम्प्टेड होता है, बिकॉज फर्म ने ऑलरेडी उस पर टैक्स पे कर दिया है। जैसे अगर फर्म की प्रॉफिट थी 3 लाख रुपए, तो फर्म ने तो 3 लाख रुपए पे टैक्स दे दिया, फिर वही प्रॉफिट जो होता है तीनों पार्टनर के बीच में बांट दिया जाता है ना। तो वही फर्म ने तो ऑलरेडी उस पर टैक्स दे दिया है, तो इस प्रॉफिट पे अब दोबारा पार्टनर के हाथ में तो टैक्स लगेगा नहीं। तो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है पार्टनर के हाथ में, ये होता है एग्जेम्प्ट। ये होता है एग्जेम्प्ट। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, सैलरी क्या चीज है। आपने सैलरी हेड में ये पढ़ा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है सैलरी की इनकम टैक्सेबल करने के लिए। क्या पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हैं? नहीं भाई, ये पार्टनर मालिक होते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है तो वो तीनों क्या है? मालिक है ना उस फर्म के, नौकर थोड़ी ना है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तभी वो सैलरी कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो इसलिए ये सैलरी की इनकम पार्टनर के हाथ में क्या है? पीजीबीपी, बिजनेस की इनकम है। एक बात समझिए, अगर हम अकेले बिजनेस कर रहे होते तो क्या हम अपने आप को अपनी कैपिटल पे ब्याज देते? क्या हम अपनी सैलरी देते? क्या हम प्रॉफिट का हिस्सा लेते? ऐसे करते? नहीं। एक बात बताइए, हम जब बिजनेस करते हैं ना तो हम कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, हम काम भी करते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट का हिस्सा भी लेते हैं, प्रॉफिट में शेयरिंग भी लेते हैं। हम बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, हम काम भी करते हैं, और भाई प्रॉफिट की हिस्सेदारी भी हमारी होती है। अगर ये बिजनेस हमारा प्रोप्राइटरशिप होता तो हम कैपिटल लगाते हैं, काम करते हैं, इन सब की वजह से नहीं, जो भी कमाते हैं हम सीधे इसको प्रॉफिट ही कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई ये कैपिटल भी तो इतना लगाए हैं, इसका इतना ब्याज बन जाता है, ये सब नहीं करते। लेकिन जब हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो हम इसी प्रॉफिट को 3 टुकड़े में लेते हैं। हम कहते हैं ये मेरे कैपिटल का ब्याज है, भाई हमने काम किया, इसकी तनख्वाह इतनी, बाकी प्रॉफिट में हिस्सा है। वो होता प्रॉफिट ही। अगर यही प्रोप्राइटरशिप कर रहे होते तो क्या ये 3 चीज अलग अलग बोल रहे होते? नहीं, राइट। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये भी बिजनेस ही है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप कर रहे होते तो सब बिजनेस ही कहलाता है आपका, ये बिजनेस ही है, और इसलिए लॉ कहता है कि हम इसको भी पीजीबीपी की इनकम मानेंगे। तो इतनी बात पहले तो क्लियर हो गई कि ये पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिलता है, ब्याज मिलता है, ये पीजीबीपी की इनकम है। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। क्यों एग्जेम्प्ट है? वो इसलिए एग्जेम्प्ट है क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी उस पर टैक्स पे कर रखा है। एक बात समझिए, फर्म है ये पार्टनर है। फर्म पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देती है, ऐसे करते हैं।
ये फर्म पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देती है। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है। ये फर्म पार्टनर को रेंट देती है। पार्टनर के हाथ में ये कौन सी इनकम होगी? एचपी की। पार्टनर को रेंट क्यों देगी? अब तीन पार्टनर ए बी सी, पार्टनर ए की प्रीमाइसेस में बिजनेस हो रहा है, तो पार्टनर ये कहेगा ना कि भाई बाकी सब तो ठीक है, जो प्रॉफिट वगैरह का हिस्सा बनेगा मेरी प्रीमाइसेस में हो रहा है, तो हमको किराया तो हमको चाहिए ना। तो किराया अगर किसी पार्टनर को फर्म दे रही है तो उसकी एचपी की इनकम है पार्टनर के हाथ में। इसके अलावा एनी अदर पेमेंट, चाहे वो सैलरी कह लीजिए, बोनस कह लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, ये सब पीजीबीपी की इनकम है। चलिए ऐसे नोट कर लीजिए। फर्म पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देगी एग्जेम्प्ट, किराया देगी एचपी की इनकम, बाकी कुछ भी दे दे सब बिजनेस की इनकम है। ठीक है, अब आगे देखिए। एक फर्म है जिसका प्रॉफिट आ रहा है 12 लाख रुपया। ठीक है, एक फर्म है जिसका प्रॉफिट आ रहा है 12 लाख रुपया। ये फर्म क्या ऐसा कोशिश करेगी कि हम अपने पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा सैलरी वगैरह की फॉर्म में पैसा दे दे, सैलरी इंटरेस्ट ये सब ज्यादा से ज्यादा दे दे? हाँ, क्योंकि सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट टू पार्टनर, ये खर्चा होता है फर्म के लिए। ठीक है, ये हम जितना बढ़ाएंगे ये प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। अगर हम किसी तरीके से इस पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, ये सब 12 लाख रुपए से बढ़ा दे तो पता है ये क्या होगा? ये प्रॉफिट नील हो जाएगा और फर्म को 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्म को टैक्स देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा? 12 लाख का 30% हो जाएगा 3,60,000। इस फर्म में 4 पार्टनर हैं, मैंने सोचा चारों पार्टनर को 3-3 लाख रुपया बढ़ा के दे देते हैं इन सब नाम से। ABCD 4 पार्टनर हैं, 3-3 लाख रुपया दे देते हैं। आपको पता है अगर पार्टनर को ये 3-3 लाख रुपए मिला है तो पार्टनर के हाथ में तो टैक्स एक तो न्यू स्लैब के हिसाब से नील आएगा, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स ही नहीं देता। अगर मान लीजिए पहले से ऑलरेडी कुछ इनकम है तो भी 6 लाख रुपए तक की भी इनकम होगी, पहले 3 लाख तक कुछ नहीं, अगले 3 लाख रुपए पे 5%। मान लीजिए उससे भी ज्यादा इनकम है तो 5 के बाद 10% के स्लैब में आएंगे सब, यानी फिर भी बहुत कम टैक्स लगेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म टैक्स देगी तो 30% देना पड़ जाएगा, पार्टनर को इस वाली इनकम पे बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा। तो हर पार्टनरशिप फर्म सोचेगी कि नहीं कि एक काम करते हैं, अपना टैक्स पूरा नील कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट गिरा देते हैं एकदम, क्योंकि अगर फर्म के नाम से टैक्स देंगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा, पार्टनर पे वही इनकम दौड़ा दो। ये जो इनकम फर्म कमा रही है ना उसको पार्टनर के हाथ पे फेंको, कैसे भी फेंको, सैलरी के नाम से फेंको, इंटरेस्ट के नाम से फेंको, ताकि पार्टनर के हाथ में ज्यादा इनकम घुस जाए और फर्म की इनकम नील हो जाए, ताकि फर्म के हाथ में टैक्स ना लगे। पार्टनर के हाथ में जब ये टैक्स लगेगा तो टैक्स कम लगेगा, क्योंकि पार्टनर को तो स्लैब के हिसाब से देना है, पहले 3 लाख तक देना ही नहीं है, फिर 5% देना है, फिर 10% देना है, फिर 15%, फिर 20% और फिर जाके कहीं 30% आएगा। तो फर्म के हाथ में ज्यादा टैक्स है, पार्टनर के हाथ में कम है, अल्टीमेटली पार्टनर ही तो मालिक है उस फर्म के। फर्म को जाएगा टैक्स तो भी पार्टनर्स को ही दुख होगा, क्योंकि उसमें उनकी हिस्सेदारी है। राइट, इट्स बेटर कि फर्म के हाथ से ना दिला के पार्टनर अपने हाथ से उसी टैक्स को दे दे। ऐसा कोशिश करेंगे? हाँ। क्या ये बात गवर्नमेंट को भी समझ में आ रही है कि हर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर यही करेगा कि पार्टनरशिप की इनकम को नील करने की कोशिश करेगा, बहुत सैलरी बढ़ा लेगा, जितना हो सकेगा सैलरी दिखाएगा पार्टनर की, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट देगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक सेक्शन बनाया है, सेक्शन 40B, और इसमें लिमिट लगा दी है, लिमिट लगा दी है इन दोनों पेमेंट की, सैलरी और इंटरेस्ट की लिमिट लगा दी। और वही बात के बारे में यहां पे रेफर कर रहा है, कह रहा है कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनेशन रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, ये इनकम होगी पार्टनर की, टू द एक्सटेंट अलाउड अंडर सेक्शन 40B टू द फर्म, जितना 40B में फर्म को अलाउ होता है। जैसे तुम तो कह रहे हो कि हम 60 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन 40B के तहत सिर्फ 40 लाख रुपया अलाउड है,
तो 40 लाख रुपया फर्म का खर्चा होगा और 40 लाख रुपए पार्टनर्स की इनकम होगी, सारे पार्टनर की मिला के 40 लाख की इनकम होगी, जितना भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो 40B की जितनी लिमिट है उस लिमिट तक ही एक्सपेंडिचर कहलाता है फर्म को, ज्यादा दोगे तो नहीं चलेगा। 40B की लिमिट जितना ही दे सकते हो आप। ठीक है, 40B की लिमिट जितना ही फर्म को खर्चा अलाउड है, पार्टनर के हाथ में उतनी ही इनकम है। अब थोड़ा सा हम आपको स्मार्ट बनाते हैं। एक बात बताइए, 40B की लिमिट है कि ये दोनों मिला के कितना दिया जा सकता है? 40B की लिमिट है कि ये दोनों मिला के 40 लाख दिया जा सकता है। फर्म कह रही है हम दोनों मिला के 60 लाख रुपया देना चाहते हैं, पार्टनर्स को 60 लाख रुपया देना चाहती है। दे सकती है कि नहीं? वो 60 लाख रुपया दे रही है, 15-15 लाख चारों पार्टनर को दे रही है। दे सकती है, नहीं दे सकती है? दे सकती है। दुनिया का कोई कानून ये नहीं बोल सकता कि ये पेमेंट नहीं करनी है। अरे इनकम टैक्स यही कह सकता है कि हम खर्चा अलाउ कर देंगे, डिस अलाउ कर देंगे। इनकम टैक्स यही कह सकता है कि हम इस पे टैक्स ले लेंगे, ये हमको नहीं चलता है, इस पे हम टैक्स ले लेंगे। इनकम टैक्स कौन होता है ये बताने वाला कि हम कितना देंगे कितना नहीं देंगे? ये नहीं कह सकता कितना देंगे कितना नहीं देंगे। मैंने ये बात आपको सैलरी हेड में भी सिखाई। क्या इनकम टैक्स का कानून ये कह सकता है इंप्लॉयर तुम इससे ज्यादा परक्यूजिट नहीं दे सकते, इससे ज्यादा अलाउंस नहीं दे सकते इंप्लॉय को? हम कहते हैं मेरा इंप्लॉय जितनी मर्जी देंगे। इनकम टैक्स का कानून रोक नहीं सकता है। हमको कहेगा इनकम टैक्स का कानून कि ठीक है तुम इतना रुपया पे दोगे इंप्लॉय को तो इंप्लॉय के हाथ में हम इतना टैक्सेबल कर देंगे। तुम अपना टैक्सेबिलिटी बताओ ना, या तुमको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम टैक्स बढ़ाओ, यही कर सकते हो। यहां भी यही होगा। इनकम टैक्स कहेगा कि हम 40 लाख रुपया आपने लगाया है, 40 लाख के घटाने के बाद आपकी प्रॉफिट कितनी आ रही थी? 10 लाख रुपया। इनकम टैक्स कहेगा कि हम 40 लाख ही खर्चा मानेंगे, हम 40 लाख ही खर्चा मानेंगे, यानी 40 लाख खर्चा मानेंगे, यानी ये खर्चा आप 60 लाख रुपया चार्ज किए हो ना अपने पीएल में, ये 60 लाख नहीं मानेंगे। आप 60 लाख दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 15-15 लाख रुपया दो ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चा हम 40 लाख ही मानेंगे। यानी अगर ये खर्चा 40 लाख है तो प्रॉफिट कितना है? फर्म का प्रॉफिट 30 लाख रुपए मान लिया जाएगा और फर्म को 30 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये 40 लाख होता तो 20 लाख रुपया खर्चा कम होता, तो 20 लाख से प्रॉफिट ज्यादा होता। तो इनकम टैक्स प्रॉफिट को 30 लाख मानेगा। ये होता है। अब आप समझ रहे हो बात को? कभी भी हम ये कहें ना कि 40B की लिमिट है, कह रहा है कि हम 40 लाख ही, इससे ज्यादा नहीं घटाने देंगे। एग्जाम्पल लिया है ये सब, ठीक है ना? 40 लाख की कोई लिमिट नहीं है, वो हम बताएंगे आपको जब पढ़ाएंगे वहां पे। तो जो भी लिमिट है आप उससे ज्यादा पे कर रहे हो तो पे करिए ना, मना थोड़ी ना, पेमेंट करना मना थोड़ी ना है। एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता उससे ज्यादा। ठीक है, तो चारों लोगों के हाथ में पीजीबी की इनकम भी कितनी होगी? 40 लाख ही इन चारों की इनकम मिला के होगी, पीजीबीपी की इनकम भी। ये नहीं कि 15-15 लाख दिए तो उतना, जितना खर्चा, जितना 40B का खर्चा फर्म के हाथ में, उतनी ही पार्टनर के हाथ में इनकम। तो अगर 40 लाख को इस रेशियो में, जिस रेशियो में दिया गया है उसी रेशियो में डिवाइड करें तो 10-10 लाख आएगा। चारों की इनकम भी 10-10 लाख मानी जाएगी। देखिए ये सब अभी नहीं समझना है, ये सब पढ़ना है अभी आपको, ठीक है? टेंशन मत ले लेना, ठीक है? अभी बस आप समझिए कि अच्छा पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो कुछ भी मिलता है वो उनकी पीजीबीपी की इनकम होती है, बस इतना ही जानना है। कैसे होती है, कितना होती है, तो सब सीखेंगे, ठीक है? अभी इतने पीजीबीपी के पन्ने गिन लो जरा कितने हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बस अभी खत्म नहीं हो गया। सेक्शन 28 में तो बस ये बता रहा है कौन सी इनकम टैक्सेबल है, अब कैसे होगी क्या होगी सब आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है? तो बस देखिए दो ही चीज को यहां पे छोड़ा है, अदर देन रेंट। रेंट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है और शेयर ऑफ प्रॉफिट ये एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। एनी सम रिसीव फॉर, अगर आपको कुछ सम रिसीव होता है, पैसा मिलता है, किस बात का? नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, किसी बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ न करने की। अरे कुछ न करने का भी पैसा मिलता है? मतलब क्या मुझे कोई ऐसे पैसा दे सकता है, राज अग्रवाल ये लो 5 लाख रुपया न पढ़ाने का? हम कहें यार पढ़ाने का पैसा हो सकता है, ये न पढ़ाने का 5 लाख रुपया क्या है? इसे कहा जाता है नॉन कंपीट फी। क्या बोलते हैं इसे बच्चों? नॉन कंपीट फी। आइए समझिए, ये पैसा होता है कुछ न करने का पैसा इन रिलेशन टू बिजनेस, बिजनेस की रिलेशन में, ठीक है? ये किस बात का पैसा है? नॉट डूइंग समथिंग इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन।
समझाता हूं मैं आपको। मैंने अपने ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन कराया। मेरी ऑफिस पता है एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है। और मैंने अपनी ऑफिस का एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी ऑफिसेज हैं, उसमें से एक ऑफिस मेरी भी है। मैंने अपनी ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन कराया और बड़ा शानदार डेकोरेशन है। उस कॉम्प्लेक्स का कोई भी बंदा मेरी ऑफिस में घुसता है या बाहर से भी कहीं से कोई आता है तो कहता है राज साहब क्या ऑफिस बनवाई है आपने, जबरदस्त है एकदम। सब दम मस्त हो जाते हैं, देखते ही एकदम चेहरा खिल जाता है उनका। और मुझे ये सुन के बहुत खुशी मिलती है। मैंने 60 लाख रुपए दिया है अपना इंटीरियर डेकोरेशन कराने का ऑफिस का। लेकिन अब मेरे मन में एक बात आ रही है कि अगर मेरा इंटीरियर डेकोरेशन जिसने किया है वो एक प्रोफेशनल है, ठीक है, उसको जब 60 लाख रुपए दिए थे तो उसकी पीजीबीपी की इनकम बनी थी वो। लेकिन मेरे मन में एक बात आ रही है कि अगर उसने किसी और का इंटीरियर कर दिया तो लोग जो आज मेरी तारीफ कर रहे हैं वो बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि किसी और की अब तारीफ भी शुरू हो जाएगी। तो हम चाहते नहीं, ये तारीफ हम ही सुनेंगे। इतना अच्छा लगता है जब आके लोग कहते हैं क्या ऑफिस है, क्या ऑफिस है। हमने उस इंटीरियर डेकोरेशन वाले को बुलाया, हमने कहा कि मेरे साथ एक एग्रीमेंट करो, हम तुमको देंगे नॉन कम्पीट फी। तुम किसी और का इंटीरियर डेकोरेशन इस कॉम्प्लेक्स में तो नहीं करोगे। इस कॉम्प्लेक्स में 100 ऑफिस है, इस कॉम्प्लेक्स में किसी और की ऑफिस का इंटीरियर नहीं करोगे, बाकी करते रहो। 30 लाख रुपया देंगे इस बात का। उसने कहा 30 लाख रुपया कुछ ना करने का आ रहा है, दीजिए भाई दीजिए। 30 लाख रुपया लिया उसने। ये कौन सी इनकम है? ये भी पीजीबीपी की इनकम है। अगर किसी बिजनेस प्रोफेशन के रिलेशन में, जो बिजनेस प्रोफेशन आप करते हो उसके रिलेशन में ना करने का हम तुमको पैसा दे दें तो भी वो तुम्हारी पीजीबीपी की इनकम है, और इसको कहा जाता है नॉन कम्पीट फी, राइट। एक कंपनी है वो पेन बनाती है, ठीक है, ए लिमिटेड। अब बी लिमिटेड एक कंपनी है जो पेन भी बनाती है और इंक भी बनाती है। अब ए लिमिटेड अपना मोनोपोली मार्केट एंजॉय कर सकता है अगर बी लिमिटेड मार्केट से हट जाए। एक्चुअली में ए लिमिटेड का करीब करीब 70% शेयर है मार्केट में, और बी लिमिटेड का अकेले का 20% शेयर है पेन का। पेन की बात कर रहे हैं, पेन का जो मार्केट है 70% मार्केट ए लिमिटेड लिया हुआ है, और बी लिमिटेड का 20% मार्केट है पेन का। तो पूरे हिंदुस्तान में जितनी पेन बिकती है 20% बी बेचता है, 70% ए बेचता है। बाकी 10% में कम से कम भी 60 कंपनीज हैं। 60 कंपनीज मिलके 10% का मार्केट है पूरे इंडिया का। तो ए लिमिटेड क्या करती है, बी लिमिटेड को 10 करोड़ रुपए देती है, कहती है तुम पेन बनाना बंद करो, मैन्युफैक्चरिंग पेन बंद करो, तुम बस इंक बनाओ। तो ये न करने का पैसा मिला है। ये कौन सी इनकम है? बी लिमिटेड की, पीजीबीपी की। ए लिमिटेड को क्या फायदा हो रहा है? ए लिमिटेड को क्या फायदा हो रहा है? जल्दी बताइए, ए लिमिटेड को क्या फायदा हो रहा है? ए लिमिटेड मोनोपोली एंजॉय करेगा यार। 90% मार्केट अब इसका हो गया, बाकी बहुत छोटे छोटे प्लेयर हैं, ठीक है। वो पेन की प्राइस भी अपनी बढ़ा सकता है। इसके कंपटीशन की वजह से वो पेन की प्राइस कम रख रहा था। एक इसका 10 रुपए का पेन आता है, वो 10 रुपए का इसलिए बेच रहा है क्योंकि ये भी 10 रुपए का देता है, ठीक है। ये मार्केट से हटेगा, अभी इसी को ये 20 रुपया कर देगा, क्योंकि इन सब प्लेयर से वैसे भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। व्हाटएवर, जो भी इसका फायदा है, ठीक है। ये 10 करोड़ रुपए की इसको पेमेंट करता है, ये इसके लिए क्या है? नॉन कम्पीट फी, दिस इज पीजीबीपी इनकम। ए के लिए क्या है 10 करोड़ रुपए? ए के लिए एक इंटेंजिबल एसेट है। ये 10 करोड़ रुपए, ये 10 करोड़ रुपए ए का एक इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हुआ है, और बी के लिए ये क्या है? नॉन कम्पीट फी है, ठीक है। ए के बुक्स में 10 करोड़ रुपए की इंटेंजिबल एसेट दिखाई देगी, और बी के बुक्स में ये दिखाई देगा नॉन कम्पीट फी। अंडरस्टूड? तो नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस, इसके लिए जो पैसा मिलता है ये क्या है? कहता है पीजीबीपी की इनकम है। अब अगला पॉइंट कहता है नॉट टू शेयर एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। हम नो हाउ, कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क ये सब चीज शेयर नहीं करेंगे, इसका पैसा मिल रहा है। ये भगवान, ये सब कुछ शेयर करेंगे पैसा मिलता है, समझ में आता है। ये नहीं शेयर करेंगे उसका पैसा मिलता है, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है मुझे। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रही है तो आइए समझाते हैं आपको।
लेकिन कहानी को और पीछे से सुनना होगा। मतलब कहानी अगर यहां पे है ना, मतलब जैसे कहानी यहां पे, तो और पीछे से सुनना होगा हमको, तब समझ में आएगा कि यहां तक नौबत कैसे आई। एक्चुअली इसके पहले बहुत सारे कहानी हो चुकी है, बहुत सारी टैक्स प्लानिंग हो चुकी, तब गवर्नमेंट यहां तक पहुंची। आइए थोड़ा सा पीछे से लेते हैं, फिर यहां तक पहुंचेंगे। अभी एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, इसकी जो नेट एसेट्स हैं, ठीक है, वो है 1,00,000 रुपए की। नेट एसेट समझते हो ना, बिजनेस में टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दिया जाए तो वो 1,00,000 रुपए, इसी को कहते हैं नेट एसेट। यही कंपनी की वैल्यू भी होती है। अगर हम पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंपनी, तो नेट एसेट इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर मेरी कंपनी में 5 करोड़ रुपए की एसेट है, 2 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है, तो मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी है? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए में ये कंपनी बिक जानी चाहिए, ठीक है। बट आप कहेंगे 3 ही करोड़ में बिकेगी? नहीं, क्योंकि ये सारी चीज बुक वैल्यू पे है, ऑब्वियसली ज्यादा में भी बिक सकती है। ये ए लिमिटेड ये बिक रही है कंपनी, पता है कितने की? 1 करोड़ 1,00,000 रुपए की। पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। ए लिमिटेड के बुक्स में एक लैंड दिख रही है 10,000 रुपए की, वो 50 साल पहले खरीदी गई थी, उसी की वैल्यू आज कई लाख रुपए है। पॉसिबल है, बस आप ऐसे समझिए, ठीक है। बुक्स में जो वैल्यू चल रही है, मार्केट वैल्यू क्या वो होती है? नहीं, हम तो कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन पे बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं। कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन पे अकाउंटिंग चल रही थी, आज नेट एसेट 1,00,000 रुपए की दिख रही है। पुराना बिजनेस है, सारी चीजें बहुत पहले की एक्वायर की गई हैं, मशीन वगैरह ये सब। मशीन वगैरह जिस समय एक्वायर की गई थी, कोई इंपोर्ट टैक्स वगैरह नहीं लगता था। आज गवर्नमेंट उस पर 60% का इंपोर्ट टैक्स ले रही है, ठीक है। उस मशीन की कीमत जो 10,000 रुपए थी, आज कीमत 10 लाख रुपए है, 60% का इंपोर्ट टैक्स लग रहा है, वॉट। तो वो बिजनेस जो है वो 1 करोड़ 1,00,000 रुपए का बिक रहा है। तो जब ये बिजनेस 1 करोड़ 1,00,000 रुपए का बिकेगा, तो 1,00,000 रुपए उसकी जो नेट एसेट्स है ये घटा दी जाएगी, और 1 करोड़ रुपए जो आएगा ये कैपिटल गेन कहलाएगा। चलिए, ये बात सिंस अभी आपको नहीं पता है तो आपको बतानी पड़ेगी मुझे यहीं पे एक बार, कि बिजनेस की एसेट्स हो या मेरी पर्सनल एसेट्स हो, इनको कहा जाता है कैपिटल एसेट। और जब भी कैपिटल एसेट बिकती है तो इस पे आता है कैपिटल गेन। मतलब मेरे घर की बिल्डिंग हो, ऑफिस की बिल्डिंग हो, फर्क नहीं पड़ता, दिस इज एन कैपिटल एसेट, राइट। तो आप अभी के लिए याद रखिए कि बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं, इसको बेच के कैपिटल गेन आएगा, इसको बेच के बिजनेस की इनकम नहीं होती। ये कैपिटल गेन में लिखा हुआ है कि बिजनेस एसेट्स आर कैपिटल एसेट, और जो भी इसको बेचने पे गेन आएगा इस कैपिटल गेन। तो जब ये धंधा हम बेच रहे हैं तो 1 करोड़ 1,00,000 रुपए का, तो इस पे कैपिटल गेन की इनकम आ जाएगी 1 करोड़ रुपए, उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब लोगों ने क्या चतुराई की यहां पे, अब ये बिजनेस लोग कैसे बेच रहे हैं देखिए। मार्केट में लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं सेल ऑफ एसेट और सेल ऑफ गुडविल। वो कह रहे हैं सेल ऑफ एसेट हमने किया सेल 1,00,000 रुपए में, और गुडविल को हमने बेचा है 1 करोड़ रुपए में। जो 1 करोड़ 1,00,000 रुपए में बिजनेस बेच रहे हैं, तो उसका 2 एग्रीमेंट बना लिए। एसेट का 1,00,000 रुपए में बेच रहे हैं, गुडविल 1 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। इसमें से घटाया कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया घटाया, ये हो गया नील, इनकम नील, ठीक है। और सेल ऑफ गुडविल 1 करोड़ रुपए, बस इसके बाद कुछ नहीं, ये इनकम टैक्स रिटर्न में ये भरा गया और इसको फाइल कर दिया गया, टैक्स नील। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई ये तो समझ में आ रहा है, सेल ऑफ एसेट में तुम्हारा फायदा नहीं है, टैक्स नील हो गया। गुडविल तो 1 करोड़ रुपए की बिकी है, इस पे तो टैक्स दो। उसने कहा ध्यान से सुनिए, जो टैक्स पेयर था जिसने ये प्लानिंग की थी, उसने क्या बोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ध्यान तो दीजिए, इनकम टैक्स इनकम पे नहीं, इनकम टैक्स सेल पे नहीं, इनकम पे लगता है। इनकम टैक्स किस पे लगता है? सेल वैल्यू पे नहीं, इनकम पे लगता है। गुडविल मैंने 1 करोड़ रुपए की बेची है, गुडविल में 1 करोड़ रुपए कमाया नहीं है साहब। इसमें से ना इसकी कॉस्ट घटानी पड़ेगी, तब जाके इसकी इनकम आएगी, प्रॉफिट आएगा। इसकी कॉस्ट यहां से घटानी पड़ेगी। और ये 1 करोड़ रुपए की जो गुडविल मेरे फर्म की तैयार हुई है, ये मेरे 40-50 साल का खून पसीना है जो हम अपने धंधे में लगाए थे, जिसकी वजह से ये धंधे की गुडविल 1 करोड़ रुपए की क्रिएट हो गई है। एक्चुअल में मुझे उस खून पसीने की कीमत लगाने आ नहीं रही है, और इनकम टैक्स मजबूर कर रहा है, कहता है इनकम पे टैक्स लगेगा।
और ये तो सेल वैल्यू है। तो जरा आप ही मेरे खून पसीने की जो 50 साल से धंधा कर रहे थे उसकी कीमत लगा दीजिए। इनकम तो हम घटा देंगे, यहां से इनकम आ जाएगी, इस पे टैक्स दे देंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला कहता है मैं नहीं लगा पाऊंगा तुम्हारे 40-50 साल खून पसीने की कीमत, कहता है तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। ये कोर्ट में केस चला जाता है। देखिए मैं आपसे सारी जेन्युइन बातें कर रहा हूं। तो अब आप पहुंचेंगे कि ये जो लाइन पीजीबीपी में लिखी गई ये क्यों लिखनी पड़ी, तभी आपको रेलेवेंस इसका समझ में आएगा। और इससे आप कैपिटल गेन का भी एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जो आपको बाद में काम आएगा। कोर्ट में जाता है ये केस। कोर्ट में वो जज साहब से सेम यही बात कहते हैं। एसएससी कहता है कि बताइए गुडविल मैंने 1 करोड़ रुपए का बेचा है और ये गुडविल मेरे बिजनेस में मैंने कहीं से खरीदी थोड़ी ना थी ये गुडविल, तो इसकी कॉस्ट क्या है? भाई मैंने अपना खून पसीना लगाया इस धंधे को सींचने में, बड़ा करने में। कीमत लगा दीजिए जज साहब, टैक्स पे कर देते हैं ना, हम तो खुद ही तैयार हैं टैक्स पे करने को, लगाइए आप कीमत। जज साहब कहते हैं हम कीमत नहीं लगा पाएंगे, आपको टैक्स नहीं पे करना है। बताइए टैक्स पेयर कोर्ट से केस जीत के चला आता है, उसको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता है। 1 लाख रुपए का धंधा वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए में बेच दिया, 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ा। बताइए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? यस। फाइनेंस मिनिस्ट्री अगले ही बजट में अमेंडमेंट लाती है और बोलती है कि गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज निल। अगर आपकी गुडविल अपने से क्रिएट हो गई, ठीक है, आपने कुछ किया नहीं, आपने मेहनत की, इससे आपकी गुडविल क्रिएट हो गई, तो उसकी कॉस्ट निल होगी। अब बताइए कोई ये वाली बात अब फिर से कहेगा तो क्या होगा? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला कहेगा इनकम टैक्स एक्ट उठा के पढ़ो, दिमाग खराब है तुम्हारा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? खून पसीने की जो कीमत होती है ना 50 साल की, कानून में लिखा हुआ है वो निल होती है, अंडा होती है तुम्हारे खून पसीने की कीमत। घटाओ यहां से निल, इनकम आ गई 1 करोड़ रुपया, 2 टैक्स 1 करोड़ रुपए पे, यानी अब कोई फायदा ही नहीं है। हम इतना अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं है। 1 करोड़ 1 लाख रुपए में से भी सीधे भी 1 लाख रुपए घटा देते, कहते धंधा बेच रहे हैं 1 करोड़ 1 लाख रुपए का, एसेट बेच रहे हैं 1 करोड़ 1 लाख का, तो भी इनकम 1 करोड़ आती। अब यानी ये नहीं हो सकता, तो लोगों ने अगला पेच लगा दिया अब यहाँ पे। देखिए जितना गवर्नमेंट रास्ता रोकती है, ठीक है, लोगों के पास उतना दिमाग है, ठीक है, एक से एक लोगों के पास दिमाग है, जिसकी वजह से बार बार कानून बदलना पड़ता है। अब देखिए अब क्या किया, अब एक दूसरे बंदे ने 1 लाख रुपए की नेट एसेट थी बिजनेस की, इसने उठा के इस बिजनेस को 1 करोड़ 1 लाख रुपए में बेच दिया। 1 करोड़ 1 लाख रुपए में बेच दिया। कैसे बेचा? इसने 2 एग्रीमेंट बनाए, एक कहा सेल ऑफ एसेट कर रहे हैं और दूसरा कहा सेल ऑफ ब्रांड नेम कर रहे हैं, ब्रांड नेम बेच रहे हैं। सेल ऑफ एसेट में सेल कर रहे हैं हम 1 लाख रुपए की, जिसमें से कॉस्ट है हमारी एसेट की 1 लाख रुपया, निल हो गया। और ब्रांड नेम बेच रहे हैं हम 1 करोड़ रुपए का, और इसकी कॉस्ट तो हमको पता ही नहीं है, ब्रांड नेम तो अपने से खड़ा हो गया, ठीक है। जैसे एसीसी सीमेंट है, ठीक है, अब भाई एसीसी सीमेंट अपने एसेट की जितने बेच रही है उससे ज्यादा ब्रांड नेम बेच सकती है कि नहीं? हाँ भाई, अरे बड़ा ब्रांड नेम है, हमको कुछ नहीं चाहिए एसीसी सीमेंट का, वो अगर हमको ब्रांड नेम दे दे तो भी हम अरबपति खरबपति बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसीसी सीमेंट खूब बिकता है। अगर हमको ये ब्रांड नेम ही मिल जाए, हम एसीसी नाम से सीमेंट बनाने लग जाए, तो आई हैव ह्यूज इनकम। तो उसने क्या किया, बोला कि हम ब्रांड नेम बेच रहे हैं 1 करोड़ रुपए का। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला था? गवर्नमेंट ने एक्ट में क्या लिखा था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट निल है। अब वो कह रहा है कि ये सेल्फ जनरेटेड ब्रांड नेम है, गुडविल नहीं है, इसकी कीमत क्या है निकालो। फिर ये केस जीत जाता है। तो सरकार अगले बजट में क्या कहती है? कहती है अरे हद है लोग, पहले गुडविल बेच दिया एक जन ब्रांड नेम बेच दिया, अब हम ब्रांड नेम को पकड़ेंगे तो कोई हो सकता है कल को कोई और चीज बेच दे, जैसे कि कहे ट्रेडमार्क बेच रहे हैं हम, कॉपीराइट बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सीधे अब लाइन लिखी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट इज निल। चलिए खेल खत्म, बहुत हो गई आफत। कोई भी तुम्हारा एसेट अपने से क्रिएट हो गया,
ये ब्रांड नेम अपने से क्रिएट हो गया था ना 40 साल 50 साल काम करने से, नील। तुम कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम जो बोलोगे सब नील। कोई भी चीज जो अपने से खड़ी हो गई अब वो उसकी कॉस्ट नील है। राइट, बात समझ में आई आपको? तो उसकी कॉस्ट नील है। यानी कि अब क्या होगा, अब अगर आप बोलोगे भी ब्रांड नेम हमने बेच दिया 1 करोड़ रुपए का तो कॉस्ट नील है, उसकी 1 करोड़ रुपए कैपिटल गेन है। ये भी कैपिटल गेन, ये भी कैपिटल गेन, ये एसेट है। ब्रांड नेम एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, कॉस्ट की तो नहीं मिल रहा था, एसेट तो ये थी, और कैपिटल एसेट पे कैपिटल गेन होता है, लेकिन चक्कर ये फंस रहा था कि कॉस्ट नहीं थी इसकी, और सेल वैल्यू पे टैक्स लग नहीं सकता था। तो सरकार को यहां पे कॉस्ट बतानी पड़ गई कि भाई कॉस्ट इसकी नील है। अब बताइए सारे रास्ते बंद हो गए कि नहीं? नहीं, सारे रास्ते तो कभी बंद नहीं हो सकते, देश में इतने अकलमंद भरे पड़े हैं। अब देखिए फिर वही होता है। अब एक बंदा 1 लाख रुपए का उसका बिजनेस था, वो उठा के 1 करोड़ 1 लाख रुपए में बेच देता है। फिर देखिए इसके पास भी तरकीब है और टैक्स नहीं देता है ये। देखिए वो कहता है कि हम सेल ऑफ एसेट कर रहे हैं और एग्रीमेंट कर रहे हैं नॉट टू शेयर नो हाउ। अगर हम कहते हैं हम नो हाउ बेच रहे हैं तो नो हाउ इज अगेन एन इंटेंजिबल एसेट। नो हाउ क्या होता है कि भाई ये धंधा करेंगे कैसे, ठीक है, इज नो हाउ ऑफ अ बिजनेस। राइट, जस्ट मैं एग्जांपल से समझा दूं, नहीं तो पता नहीं आप नो हाउ नहीं समझ रहे होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। मैंने एक फॉर्मूला बनाया, पता है फॉर्मूला क्या है? बिना गुठलियों वाला आम उगाने का। ये माजा फ्रूटी की बात नहीं कर रहे हैं, जो पेड़ उगेगा उस पे आम जो होगा ना उसमें अंदर गुठली नहीं होगी, ऐसा फॉर्मूला बनाए हैं हम। राइट, अगर आप मुझसे वो फॉर्मूला खरीदोगे तो मैं वो फॉर्मूला दे दूंगा आपको, ठीक है भाई, उसका जो चार्ज होगा ले लूंगा, लेकिन वो फॉर्मूला खरीदने के बाद भी आप पेड़ लगा नहीं पाओगे उसका। वो फॉर्मूला क्या था, एक गुठली हमने क्रिएट की हुई थी, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, गुठली कैसे दूंगा? ये एक गुठली है, ठीक है, उस पर हल्का सा ऐसे ऐसे करके कुछ पेड़ निकला हुआ है। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली आप जाएंगे और जमीन के अंदर ये वाला हिस्सा जमीन के अंदर कर देंगे, जो नीचे वाला हिस्सा है, और ये वाला जमीन के ऊपर हो जाएगा कि बस भाई यहीं से पेड़ निकलेगा बिना गुठलियों वाला। नहीं, पता है ये क्या है, ये उल्टा लगाना था, ये जमीन के अंदर ये ऊपर गुठली रहना था, ये नीचे करना था, अब यहां से पेड़ निकलता। ये आपको पता था क्या? नहीं, ये नो हाउ है बिजनेस का, ये धंधा होता कैसे है। फॉर्मूला खरीद लेने से काम थोड़ी ना चलेगा, बस दिस इज नो हाउ ऑफ द बिजनेस। अब आपको आइडिया लगा कि नो हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ टू यूज एसेट्स इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। नो हाउ का मतलब ये होता है। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उनको यूज करने का तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है, और इसलिए बहुत सारे लोग नो हाउ बेचते हैं। तो नो हाउ इज एन इंटेंजिबल एसेट, हम तो धंधा करते करते सीख गए हैं, ठीक है। अगर हम नो हाउ बेचेंगे तो वो भी यहीं पे टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आप ब्रांड नेम बोलो, ट्रेडमार्क बोलो, नो हाउ बोलो, सब यहीं पे टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो एसेट है। लेकिन अब हम यहाँ पे चालाकी ये कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ब्रांड नेम, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क बेच रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम एग्रीमेंट कर रहे हैं नॉट टू शेयर नो हाउ विथ एनीवन एल्स। हमने आपको एसेट बेचा है 1 लाख रुपए का, ठीक है, माइनस कॉस्ट इसकी 1 लाख रुपया, ये हो गया नील, कैपिटल गेन नील हो गया। फिर मैंने आपको सेल किया 1 करोड़ रुपए में, एक एग्रीमेंट का पैसा ले रहे हैं बेसिकली, आप ऐसे समझिए, ठीक है। किस बात का पैसा ले रहे हैं, कोई एसेट नहीं बेच रहे हैं, ये हम कंसिडरेशन ले रहे हैं फॉर डूइंग दिस एग्रीमेंट। आई एम टेकिंग कंसिडरेशन फॉर डूइंग दिस एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट इज क्या कि हम ये धंधे का ना नो हाउ किसी को नहीं बताएंगे। देखिए मशीन तो कोई भी कहीं से खरीद लेगा, मेरा जो बिजनेस है तुम 1 करोड़ 1 लाख रुपए का क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि मेरा धंधे करने का स्टाइल है, हमने तुमको मशीन के साथ साथ सब कुछ बता दिया है कि ये धंधा कैसे होता है, ठीक है। अगर आज मैं धंधा करने का स्टाइल किसी और को बता दूं ना तो तुम कमा नहीं पाओगे, वो बिना दूसरी मशीन खरीद लेगा मार्केट से और कमा लेगा तुमसे ज्यादा, क्योंकि तरीका तो मैंने बता दिया ना। तो मैंने तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट किया कि ये लो मशीन 1 लाख रुपए में, और 1 करोड़ रुपए हम तुमसे इस बात का चार्ज कर रहे हैं कि हम किसी और को ये धंधा करने का तरीका नहीं बताएंगे। अब तुम मेरी फैक्ट्री में आओ, धकाधक नोट छापो, ठीक है। तो ये बात का हम तुमसे 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं,
तो सरकार ने क्या बोला था? सरकार ने बोला था कि कोई भी सेल्फ जनरेटेड एसेट होगी, यानी एसेट होनी चाहिए, वो अगर हम बेचेंगे तो कॉस्ट नील। क्या हम कोई एसेट बेच रहे हैं? कोई इंटेंजिबल एसेट बेच रहे हैं? नहीं, हम तो कुछ बेच ही नहीं रहे हैं भाई साहब। हम तुमसे एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम किसी और को नो हाउ नहीं देंगे, हम किसी और को इंटेंजिबल एसेट नहीं देंगे। हम तुमको एसेट दे रहे हैं, इस बात का पैसा नहीं ले रहे हैं, हम पैसा ले रहे हैं किसी और को नहीं देंगे इस बात का। लीजिए, कहानी हो गई। अब ये एसेट ट्रांसफर पे कैपिटल गेन होता है, ये तो एसेट ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, पंगा बहुत बड़ा फंस गया है यहां पे। आपने पढ़ा है इनकम टैक्स में कि कोई भी कैपिटल रिसीप्ट टैक्सेबल होती ही नहीं है, वो या तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी और नहीं तो वो नॉट टैक्सेबल हो जाएगी। अब ये तो एक कैपिटल रिसिप्ट है, एक एग्रीमेंट करने का हमको पैसा आया, कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो नहीं सकता, क्योंकि कैपिटल गेन के लिए कैपिटल एसेट का होना जरूरी है। कैपिटल गेन बिना कैपिटल एसेट के नहीं हो सकता। यहां कोई एसेट ही नहीं है भाई साहब, कोई एसेट ही नहीं है। ये तो एक एग्रीमेंट किए हैं कि किसी और को नो हाउ नहीं देंगे, कोई एसेट यहां नहीं है, तो कैपिटल गेन में जाएगा नहीं। और है ये कैपिटल रिसिप्ट ही, ये तो है तो एक कैपिटल रिसिप्ट 1 करोड़ रुपए की, तो ये तो फिर टैक्सेबल ही नहीं होगा। सरकार फंस गई। अब सरकार कहती है बहुत हो गया नाटक, ठीक है, तुम बोलोगे गुडविल बेच रहे हैं, कोई भी इंटेंजिबल एसेट बेच रहे हैं जो तुमने सेल्फ जनरेट की थी, तो कॉस्ट नील हो जाएगी, कैपिटल गेन आ जाएगा। और तुम अगर ये नौटंकी पे अगर उतर जाओगे कि हम किसी और को नो हाउ नहीं देंगे, कॉपीराइट नहीं देंगे, ट्रेडमार्क नहीं देंगे, इस बात का पैसा ले रहे हैं, तो ये पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी। ये देखो, नॉट टू शेयर एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अगर ये वाली नौटंकी की है तो ये पीजीबीपी की इनकम है। लीजिए, अब ये कैपिटल गेन नहीं, जी जैसे ही आपके पास 1 करोड़ रुपया आया, ये 1 करोड़ सीधे पीजीबीपी, खत्म काम, कोई कॉस्ट और जाननी ही नहीं अब तो यहाँ। अगर वो इंटेंजिबल एसेट है तो कॉस्ट नील है, और अगर वो इंटेंजिबल एसेट ही नहीं है क्योंकि तुम एग्रीमेंट कर रहे हो नॉट टू शेयर वाला, तो नॉट टू शेयर वाला करोगे तो जितना पैसा है वो पीजीबीपी की इनकम है। गवर्नमेंट यहाँ पे बल्कि उल्टे और गुस्सा आ गई, समझ लीजिए। कैपिटल गेन में जो टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब लंबे समय, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है लंबे समय पे एसेट आपने बेची है, तो लंबा समय होता ही है ये सब का, गुडविल, ट्रेडमार्क, एक बिजनेस तो लंबे समय पे ही बिकती है नॉर्मली, तो वहाँ 20% का टैक्स होता है। अब पीजीबीपी की अगर ये इनकम बन गई तो टैक्स क्या रेट से आएगा? अब कंपनीज पे टैक्स रेट क्या होता है आपको मालूम ही है, 25%, 30%, ये सब होता है। इंडिविजुअल के केस में भी अगर ये बिजनेस इनकम की बात करें तो टैक्स कितना होगा? एक सर्टेन अमाउंट तक ही ना, 5-10 ये सब चलता है, फिर तो 15 लाख के ऊपर 30% होता है, तो टैक्स भी ज्यादा लग गया। तो देखिए, अब ये नौटंकी तो कोई नहीं करेगा, ठीक है, वो सीधे सीधे बोलेगा बिजनेस बेच रहे हैं 1 करोड़ 1 लाख रुपया का, 1 लाख रुपया कॉस्ट घटाएगा ताकि 1 करोड़ कैपिटल गेन आ जाए, और कैपिटल गेन में टैक्स लगे, क्योंकि नॉट टू शेयर हाउ अगर ये सब कर दिए तब तो उल्टे और फंस जाएंगे। 1 करोड़ रुपये पीजीबीपी हो जाएगा, और पीजीबीपी अगर 1 करोड़ होगा तो टैक्स ज्यादा होगा। इससे अच्छा है कि कैपिटल गेन 1 करोड़ हो जाए। कैपिटल गेन 1 करोड़ होगा तो टैक्स कम लगेगा, बट पीजीबीपी 1 करोड़ होगा तो टैक्स ज्यादा लग जाएगा। हालांकि अगर जैसे आपको लग रहा है कि अब टैक्स का रेट क्या होता है क्या नहीं होता है, तो परेशान नहीं हुई है, कौन सा आपने पीजीबीपी कंप्लीट कर लिया है, कौन सा आपने कैपिटल गेन कंप्लीट कर लिया है, कॉन्सेप्ट बस समझिए, ठीक है। बस मेरे साथ साथ समझते जाइए, जितना समझा रहे हैं उसका 80% ही समझिए। अगर आपने 80% भी समझ लिया ना तो आप फोड़ देंगे, ठीक है, आप ऑल इंडिया रैंकर्स होंगे, ठीक है। देखिए, और ऑल इंडिया रैंकर्स होंगे, ये बात कोई मैं ऐसे ही कह दे रहा हूँ बस, वो नहीं है, मेरी ऑल लेवल्स पे ऑल इंडिया रैंक आई हुई है, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि कितना पढ़ना पड़ता है ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए, ठीक है। तो बस आप 70-80% पे तो ऑल इंडिया रैंकर हैं। पास होने के लिए जितना मैं बोलता हूँ उसका 60% अगर आपको समझ में आ गया तो मजे से पास हो रहे हैं, एकदम मजे से पास हो रहे हैं, तो ज़्यादा चिंता नहीं किया करिए। लेकिन भाई क्यों कॉम्प्रोमाइज़? जब हमें अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो मन लगा के पढ़ते हैं ना, पूरा पढ़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि डबल ट्रिपल पढ़िए, 2-2 बार रिवीजन कीजिए, वीडियोस को दोबारा देखिए, ठीक है। कितने लोग वीडियोस को दोबारा देखते हैं, जरा मुझे बताएं तो, कितने लोग वीडियोस को दोबारा देखते हैं? और जो नहीं देखते हैं, ये सुनने के बाद आप शुरू करने वाले हैं कि यस नाउ आई एम स्टार्टिंग, कि हम दोबारा पढ़ेंगे, तो प्लीज़ लेट मी नो। और इसके लिए भी टाइम फिक्स कीजिएगा। जैसे अभी आपकी वीडियोस आपको जिस भी टाइम पे मिल रही हैं, ठीक है, तो आप अपने रिवीजन वाला टाइम भी फिक्स कर लीजिए कि हम रिवीजन जो भी वीडियो का करेंगे इस टाइम पे करेंगे,
तो एक डे का एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हर दिन इस टाइम पे हम एक पुराने लेक्चर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए पॉइंट नंबर 9, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी सुने हो कभी ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी? अगर नहीं सुने हो ना तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, क्योंकि ये बात मैंने 2 बार बताई है आपको। एक बार जब मैं आपको बता रहा था कि इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है अदर देन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर सैलरी में आपने पढ़ा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा आता है वो इंप्लॉय के हाथ में सैलरी की इनकम की तरह टैक्सेबल हो जाता है। मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात, देखिए एक डायरेक्टर है कंपनी का, वो कंपनी से कहता है कि भाई मेरा ना कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा दो। कीमैन का मतलब क्या होता है मालूम है? वो बंदा जिसके कंधों पे कंपनी खड़ी है, ठीक है, अगर वो बंदा गया तो कंपनी गिर जाएगी, एकदम धड़ाम से गिर जाएगी। क्या ऐसे लोग होते हैं कंपनी में? हाँ भाई, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, 2 4 5 10 लोग ऐसे ही होते हैं कंपनी में जिसके कंधों पे कंपनी खड़ी है, वो गए तो कंपनी गिर जाएगी। उन्हीं को कहा जाता है कीमैन। और ऐसे लोगों का कंपनी इंश्योरेंस करा देती है कि भैया ये गया तो इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा दे दे ताकि कंपनी के जो हालात खराब होंगे उसकी रिकवरी हो जाए, या ऐसा ही होनहार बंदा हम हायर कर लें। भाई पैसा ज़्यादा चाहिए ना, कि इतना कैपेबल बंदा हायर भी करना पड़ेगा तो उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसलिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराई जाती है। तो मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैंने कहा कि भाई मेरी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा दो। तो बाकी डायरेक्टर कहे क्या बात कर रहे हो, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी तुम्हारी करा दें? तुम कीमैन थोड़ी ना हो, तुम्हारे कंधों पे कौन सा कंपनी खड़ी है? तुम जाओगे तभी कंपनी की तरक्की होगी। भाई साहब अब कब निकल रहे हैं ये बताइए बाकी डायरेक्टर्स को। मैंने कहा यार इतनी बेइज्जती मत करो, बंद कमरे में अच्छा कर लिया करो, चलो तुम लोग की इतनी इच्छा रहती है, अब हम क्या करें, कर लिया करो। जनता को ये बात पता ना चले, पब्लिक को ये बात पता ना चले, उसके लिए काम करो ना। निवेदन कर रहे हैं मेरी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा दो। हम नहीं है कीमैन, हम कहाँ कह रहे हैं हम हैं, मेरी करा दो ना एक। और जो तुम तनख्वाह हमको देते हो उसी तनख्वाह से वो प्रीमियम पे कर देना, हमको मत दो तनख्वाह, बस इज्जत चाहिए, ठीक है, बस इज्जत चाहिए। बाहर तुम लोग बंद कमरे में जितना गाली देते हो हम सुनते हैं ना, ठीक है, बस बाहर मेरी इज्जत बनी रहे इसलिए कंपनी का कीमैन बोल दो हमको और मेरा इंश्योरेंस करा दो, और जो मेरी तनख्वाह है वो मत दो, उसी का प्रीमियम भर देना। कम से कम लोगों को तो पता चलेगा मैं कीमैन हूं कंपनी का। तो इस डायरेक्टर का जो सैलरी थी वो थी 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये कहता है हम सैलरी नहीं लेंगे, राइट, इसका कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जाएगा। कंपनी को कोई दिक्कत ही नहीं है, कंपनी के हिसाब से सोचिए, कंपनी पहले अपने पीएल में यहां पे चार्ज करती थी सैलरी 1 करोड़ रुपए, अब चार्ज कर देगी कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम 1 करोड़ रुपए। क्या फर्क पड़ता है इससे? कंपनी का तो प्रॉफिट उतना ही आएगा, कंपनी के पीएल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये डायरेक्टर जब 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह पाता था तो टैक्स देता था 30%, यानी कि 30 लाख रुपया। अरे 5 10 15 20 ये सब थोड़ा सा ही होता है, मोटा मोटी 30 ही होता है ना बेटा, इसलिए सीधे पकड़ लो ना 30 लाख रुपए। वैसे तो सरचार्ज सब लगता है, बिजनेस लगेगा, ज्यादा ही हो जाएगा इससे, लेकिन हम कहते क्या तुमको परेशान करें हम, चलो सीधे 30 ही लाख बोल देते हैं। दूसरे साल फिर सैलरी अगर मिलती उसको तो 1 करोड़ रुपए मिलती और 30 लाख रुपए टैक्स होता। तीसरे साल फिर सैलरी मिलती 1 करोड़ रुपए तो फिर 30 लाख रुपए टैक्स देता। लेकिन ये क्या कर रहा है डायरेक्टर, ये सारा का सारा पैसा जा रहा है प्रीमियम में, कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम में, ठीक है। 3 करोड़ रुपए जा चुका है कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम में 3 साल में, और इसने 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ा क्योंकि वो कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम में पैसा चला गया, ठीक है, कोई टैक्स ही नहीं लगा क्योंकि इसके हाथ में तो कुछ आया ही नहीं। 3 साल बाद ये कंपनी से कहता है कि एक काम करो, ये पॉलिसी मेरे फेवर में सरेंडर कर दो, मेरे फेवर में सरेंडर कर दो। कीमैन क्या कहता है कि मेरे फेवर में सरेंडर करा दो।
बताइए बाकी डायरेक्टर को कोई दिक्कत होगी? नहीं, इसी के सैलरी से कट के पैसा गया था तो इसके फेवर में सरेंडर करा देते, पॉलिसी बंद करा देते, सरेंडर तब बंद हो गया। ठीक है, तो पैसा इसको मिल जाता है। ठीक है, कितना मिलता है? अब इंश्योरेंस कंपनी में ना 5 साल तक तो मोटा मोटी जितना पैसा आप देते हैं ना उतना भी नहीं मिलता है आपको वापसी, अगर आप पॉलिसी बंद करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी लंबे समय के लिए पॉलिसीज लेती है तो सरेंडर वैल्यू उसकी कम होती है। 3 करोड़ रुपए जमा हो गया है, ज्यादा मिलना, ब्याज मिलना तो दूर, वो कम ही देंगे, हमको 2 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास देंगे, मान लीजिए 2.8 करोड़। अब इसको 2 करोड़ 80 लाख रुपए मिल जाता है। एक जमाना था जब इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा मिले वो एग्जेम्प्ट हो जाता था, तो ये उस जमाने की बात कर रहे हैं, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता था इसका। जबकि अगर ये सैलरी लिया होता तो 3 साल में उसके पास कितना पैसा बचता? उसके पास बचता पैसा 2 करोड़ 10 लाख। क्यों? क्योंकि हर साल 30-30 लाख रुपया वो टैक्स दे देता, मोटा मोटी 2 करोड़ 10 लाख बचता। इंश्योरेंस करा लेने से उसको 2 करोड़ 80 लाख रुपया मिल गया और ये भी पैसा एग्जेम्प्ट है, यानी सैलरी के जरिए 2 करोड़ 10 लाख आते 3 साल में। KIP करा लेने से, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेने से उसको 2 करोड़ 80 लाख रुपए आ गए। ये जबरदस्त टैक्स प्लानिंग हो गई। हर कोई पूरे देश में यही कर रहा था, हर जगह कीमैन बन जा रहे थे। काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के, लेकिन कीमैन है कंपनी में, पॉलिसी सबकी हो रही है क्योंकि टैक्स बचत हो रही है ना। तो यही गवर्नमेंट ने पकड़ा और कहा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा आएगा वो टैक्सेबल है, एग्जाम नहीं है। अब उसमें 3 बातें बताई, फिर कहा कि अगर ये पैसा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर कीमैन को मिलेगा, जो कीमैन का इंश्योरेंस हुआ था उसी को मिलेगा, तो वो उसकी सैलरी की इनकम होगी। अगर ये कंपनी को मिल गया, कंपनी को कब मिल जाएगा? अब कीमैन कंपनी छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तो पैसा कंपनी को मिल जाएगा। कंपनी को मिल गया तो ये पैसा कंपनी की PGBP की इनकम हो गई। अच्छा, कीमैन की डेथ हो गई और पॉलिसी सरेंडर्ड थी कीमैन के घर वालों के फेवर में। अब ऐसे समझिए, हमने तो एक फर्जी बात कर दी ना आपसे, लेकिन क्या जेन्युइन पॉलिसीज भी होती होंगी कि नहीं? अब कीमैन की होती होंगी, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करे? अब देखिए, गवर्नमेंट अलग अलग नॉर्म नहीं बना सकती, अगर जेन्युइन है तो, फर्जी है तो, अरे तो सब कोई जेन्युइन ही बोलेगा ना। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कंपनी ऐसे कहती है कि हम तुम्हारा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा दे रहे हैं, ठीक है, और 5 साल तक अगर तुम कंपनी छोड़ के जाओगे तो भाई पैसा कंपनी को मिल जाएगा, लेकिन अगर 5 साल तुम रह गए या 10 साल तुम रह गए तो ये पॉलिसी हम तुम्हारे घर वालों के हाथ में सरेंडर कर देंगे, यानी पैसा जो तुम्हारी डेथ में मिलेगा वो घर वालों को मिलेगा। ये सब तरीका होता है अच्छे लोगों को कंपनी में रोकने का। आप समझ पाए कैसे किया? एक बंदा है मेरी कंपनी में, ठीक है, उसके बिना तो नहीं चल सकता, ये मुझे समझ में आ रहा है, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा देना हूं, कंपनी प्रीमियम भरेगी इसका, अगर 10 साल के अंदर तुम्हें कुछ हो गया, तुम चले गए, तो पैसा कंपनी लेगी भाई, ठीक है, लेकिन अगर 10 साल तक तुम रह गए, ठीक है, तो उसके बाद कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है, तब तक तो कंपनी बहुत स्टैंड कर जाएगी। उसके बाद अगर कंपनी तुम्हारी डेथ वेथ हो जाती है तो हम पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं 10 साल के बाद तुम्हारे फैमिली वालों के हाथ में, पैसा तुम्हारी फैमिली वालों को मिल जाएगा, तो वो भी खुश होता है और वो अब सोचेगा कि इसी कंपनी में रहे, क्योंकि 10 साल बाद बहुत बड़ी पॉलिसी कराई है हमने, ठीक है, उसको दिख रहा है 10 करोड़ रुपए की पॉलिसी है, उसको लग रहा है 10 साल कंपनी में रह गए और उसके बाद कुछ हमको हुआ तो मेरे घर वालों को 10 करोड़ रुपए मिल जाएगा, तो वो हमारी कंपनी में स्टे भी करेगा। और भाई पर्पस भी तो यही था कि उसके कंधों पे कंपनी खड़ी है, वो ना जाए, यही तो हम चाहते थे, राइट। तो अगर फैमिली मेंबर को मिलता है कीमैन्स फैमिली मेंबर को मिलता है तो ये इनकम होती है IUS की। तो देखिए, ये टैक्सेबल होता है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिला हुआ है, ये एक बार पढ़ा आपने। फिर सैलरी में पढ़ा कि कीमैन को अगर पैसा मिल जाएगा तो सैलरी की इनकम है। अब कंपनी में आप यहाँ पे PGBP में पढ़ रहे हो कि कंपनी को पैसा मिलेगा तो PGBP की इनकम है, और एक बार IUS में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे कि कीमैन के फैमिली मेंबर वालों को पैसा मिलेगा तो वो उनकी IUS की इनकम है, ठीक है। तो बस यहाँ के लिए बस इतना ही कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कंपनी को अगर पैसा आता है तो कंपनी के लिए PGBP की इनकम है, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, राइट। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना बहुत था, हालांकि अभी सेक्शन 28 खत्म नहीं हुआ है, अगली क्लास में आएंगे तो आगे की बात करेंगे। विल स्टॉप हियर।